नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल आज आपके सामने अगला जिला लेके आया हूं। एक बार जल्दी से सारे जुड़ें, फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। और सबसे पहले एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आपके पास आवाज़ ठीक से आ रही है नहीं। उसके बाद इस सेशन की शुरुआत करने वाला हूं। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त सेशन आने वाला है और हम जिलेवार जिला दर्शन हम कर रहे हैं। और वो जिला दर्शन मतलब आप ये कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं यूँ कहता हूँ कि कुछ रहने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रहने वाला नहीं है। तो आप जो है सेशन को, किसी भी एक सेशन को मिस नहीं करना भाई। ठीक है, तो एक बार सारे जुड़ करके बताएं कि आपके पास आवाज़ ठीक से आ रही नहीं। और उसके बाद इस सेशन की शुरुआत करूंगा मैं। और अभी की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आप जो है अपना हरियाणा जीके की जब बात करेंगे तो हरियाणा जीके इसका बैच आप हमारे आप जो है अड्डा 247 ऐप पर आप ले सकते हो। मेरा 439 रुपीज़ में है ओनली। ठीक है, लेकिन चाहिए तब ये मिलेगा इतने रुपए में जब आप Y737 ये कोड लगाएंगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो ये बात नहीं बनने वाली है। तो हरियाणा जीके का बैच जो है उसको आप 13 तारीख से जिसकी शुरुआत हो रही है, तो आप जा करके अभी उसमें जुड़ जाइएगा। बिल्कुल, जिसमें मैं आपको थ्योरी, उसमें प्रैक्टिकल कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चंस भी मैं आपको देने वाला हूँ, करंट अफेयर भी मैं आपको उसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो आप एक बार ज़रूर उसमें जुड़िएगा। चलो हम शुरुआत करते हैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी जिला, ये रेवाड़ी जिला जिसकी जब हम बात करेंगे, जिसको आप पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, वो रेवाड़ी जिला जिसको पीतल नगरी के नाम से जानेंगे। तो पीतल नगरी कौन सी है, तो वो रेवाड़ी है। सेम उसी तरीके से एक और आप आए, इसको सैनिकों का घर भी कहते हैं। इसकी जब हम बात करते हैं तो इसको आप सैनिकों का घर भी कहा जाता है, सैनिकों का घर। उसकी जब हम बात करेंगे तो वो भी क्या है, वो भी रेवाड़ी है। पीतल नगरी वो भी क्या है, वो उसको भी आप रेवाड़ी बोलते हैं। इसी रेवाड़ी की बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता दर हमारे यहाँ, सर्वाधिक साक्षरता दर आपसे पूछे, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर हरियाणा की आपसे पूछे तो आपको पता है कहाँ पर आती है सर्वाधिक साक्षरता दर, कहाँ है अपने यहाँ। उनकी जब हम बात करेंगे तो वो आती है हमारे गुरुग्राम में। पता है क्या इस बारे में आपको? बिल्कुल पता है। लेकिन आपसे पूछ ले एक बात कि पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर ज़्यादा है, पुरुष साक्षरता दर, उसके बारे में यदि आपसे एक बात कहे तो आप क्या देने वाले होंगे? तो आप बोलेंगे रेवाड़ी में है, पहली बात। दूसरी एक और कह दे आपसे, आप बताइएगा एससी की साक्षरता दर, शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर की बात करेंगे तो भी सबसे ऊपर कौन आता है? तो उस साक्षरता दर में भी रेवाड़ी सबसे ऊपर है। ठीक है, तो रेवाड़ी की जब मैं बात करूँगा, पुरुष साक्षरता दर में सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, एससी की साक्षरता दर में सबसे ऊपर है। और सर्वाधिक साक्षरता दर में तो जब हम बात करेंगे तो उसमें एक ही नाम आएगा, और उसका नाम क्या लेने वाले हो? बिल्कुल जी, गुरुग्राम ऊपर आता है। सबसे कम साक्षरता दर में की बात करेंगे तो आपको पता है वो आप मेवात में देखने वाले हो आप। बिल्कुल सही बोला। जब मैं इसी रेवाड़ी की बात करता हूँ तो इसी रेवाड़ी में थोड़ा सा जब हम बात करेंगे, इसी रेवाड़ी की एक और मैं बात करूँ, यहाँ अपने प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन, अपने प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन आपसे पूछे, पहला रेलवे स्टेशन की जब हम बात करेंगे तो उसकी जब आपसे पूछे तो रेवाड़ी है। तो रेवाड़ी में रेल कब चली? रेवाड़ी में रेल चली थी 1873 में, 1873 की जब बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रेन चली थी रेवाड़ी में। रेवाड़ी में ट्रेन बिल्कुल पहले चली। फिर आपसे कोई पूछे कि अपने हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, आपसे पूछे सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की जब हम बात करेंगे तो रेलवे जंक्शन, उसकी जब हम बात करते हैं तो वो जो है वो भी क्या है, वो भी रेवाड़ी है। रेवाड़ी एकमात्र ऐसा नहीं है कि एकमात्र रेलवे जंक्शन ही हो, साथ में ये भी है कि भाई 2010 तक भारत का भी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन था। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की जब हम बात करते हैं, जो जहाँ पर कहाँ मतलब कौन सी उसके ऊपर ट्रेन चलती हो, हम बात करेंगे तो मीटर गेज पर। मीटर गेज पर जिस रेलवे जंक्शन पर मीटर गेज है, मतलब मीटर गेज डेफिनेटली आपको पता होगा, एक होती है ब्रॉड गेज, ठीक है, एक होती है मीटर गेज, एक होती है संकरियो गेज, या फिर एक होती है नैरो गेज। अलग अलग इंग्लिश हिंदी में नाम जो है सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग बता रखी है। तो ये ब्रॉड गेज नैरो गेज की बात करेंगे तो इसमें जो दूरी होती है किसी ट्रेन के बीच में, ट्रैक के बीच में बात करता हूँ, 1.676 मीटर, और इसके बीच में होती है 1 मीटर।
ठीक है। तो इस तरीके से इसको 1 मीटर बोला गया है। और इनकी बात करूंगा तो एक की होती है 0.762 और एक होती है 0.610, इस तरीके से, ठीक है। तो जो यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ कौन सी 2010 तक ये मीटर गेज चलती थी, और जिस भी रेलवे जंक्शन पर मीटर गेज हो वो हमारे देश की सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन 2010 तक ये था, ठीक है। लेकिन 2010 के बाद यहाँ पर कौन सी गेज आ गई है, ब्रॉड गेज आ गई है। ब्रॉड गेज की बात करूँगा तो अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। अब ये नई दिल्ली पहले नंबर पर है और रेवाड़ी अब दूसरे नंबर पर है। और जब मैं रेवाड़ी जंक्शन की बात करूँ ना, मैं रेवाड़ी जंक्शन अपने हरियाणा में सबसे ज़्यादा, रेवाड़ी जंक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो अपने हरियाणा में सर्वाधिक राजस्व देने वाला जंक्शन है। हरियाणा में सर्वाधिक राजस्व की बात हम करेंगे, सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति एक तरीके से जब हम बात करते हैं तो सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति कहाँ पर होती है, तो हम बोलेंगे, बिल्कुल जी आप यहाँ बोलने वाले होंगे, सर्वाधिक जो राजस्व की प्राप्ति की बात से पूछे तो वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो वो रेवाड़ी जंक्शन से होती है। याद रख लेंगे आप इस बात को। जब रेली की बात चल रही है तो और चलते हैं थोड़ा सा। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन की जब हम बात करेंगे, पहली सीएनजी ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो हम बोलेंगे रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। कहाँ से कहाँ तक चली भाई, रेवाड़ी से रोहतक की बात करेंगे तो उसके बीच में इस ट्रेन को चलाया गया था। देश की क्या बोलेंगे, अपने भारत की पहली सीएनजी ट्रेन की जब हम बात करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, उसका जब आज आंसर आपसे कोई पूछा है तो आप क्या लगाने वाले होंगे, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में, ठीक है। कब चली थी, 2015 की बात है, 2015 की बात है, कब, बिल्कुल जी। तो ये बताइए 2015 की है या पहले की है या बाद की है, तो पहली सीएनजी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक इसको चलाया गया था। जब हम इसकी बात करेंगे तो आपने सबसे पुराना रेलवे स्टेशन डेफिनेटली आपको पता ही है, तो आप इसी को आप मानते हैं। इनको आप याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। उसके बाद आपसे पूछे कि हमारे यहाँ एक रेलवे जंक्शन भी पड़ता है, तो रेलवे जंक्शन है तो यहाँ पर एक रेल संग्रहालय भी है। हरियाणा में रेल संग्रहालय कहाँ है भाई, रेल संग्रहालय, म्यूजियम कह रहे हैं ये, तो रेल संग्रहालय ये भी रेवाड़ी में है। फिर एक और आता है रेल लोको पायलट लेट रेल फिल्म लोको, रेल के संबंधित फिल्म लोको सेट, उसकी जब आपसे पूछे तो वो भी कहाँ है, तो वो भी रेवाड़ी में है। फिल्म लोको सेट मतलब रेल से संबंधित जो हम बात करेंगे, जब भी किसी को क्या करना हो, भाई रेल पर शूट करना हो डिब्बे पर, तो वो फिल्म लोको सेट कहाँ पर बना रखा है, तो वो भी रेवाड़ी में बना रखा है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, एक जो है फेरी क्वीन, नाम जानते हैं, फेरी क्वीन, तो एक बार कमेंट करके बताना मुझे ये फेरी क्वीन जो है इसका संबंध क्या है, कि या ये देश का पहली बार जब ट्रेन चली थी तो उसका नाम फेरी क्वीन था इंजन का, या फिर भाई कोई इंग्लिश मतलब बिजली की इंजन चली थी उसका, मतलब ट्रेन चली थी उसका इंजन था, क्या था ये। फेरी क्वीन की बात करेंगे तो ये यहीं पर रखा हुआ है क्या, चलती हालत में है, तो बताइएगा। तो फिल्म लोको सेट की बात करेंगे तो आपको ये रेवाड़ी में आपको देखने को मिलता है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। याद रखेंगे, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, याद रह जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, जो रेवाड़ी रेल से बाहर निकलो, अब रेल से बाहर निकल करके हम कहाँ पहुँचे, यहाँ की बात करता हूँ। वो रेवाड़ी बना कब था, रेवाड़ी की जो स्थापना हुई है एक जिले के रूप में, रेवाड़ी बना था कब भाई, कब बना, तो ये बना था 1989 में, 1989 में बना था, 1989 में बना। और इसकी जब हम बात करेंगे तो महेंद्रगढ़ का और रेवाड़ी का रास्ता, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की जब बात करेंगे तो इसका नाता तो है ही, बिल्कुल जी। तो रेवाड़ी बना कब, 1989 में। और ये रेवाड़ी को बनाने में योगदान माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि राव बीरेंद्र सिंह का योगदान अच्छा खासा है। राव बीरेंद्र सिंह को मैंने अभी इसलिए याद कर लिया क्योंकि ये हमारे प्रदेश के पहले निर्वाचित सीएम थे। प्रदेश के पहले निर्वाचित सीएम की जब हम बात करेंगे, पहले निर्वाचित सीएम हम बात करें तो इन्हीं का नाम आता है राव बीरेंद्र सिंह का, ठीक है। और ये राव बीरेंद्र सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी भाई, पार्टी का नाम क्या था इनका, विशाल हरियाणा पार्टी था ना, इनकी पार्टी का नाम क्या था, विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी की जब हम बात करेंगे तो इसको आप याद रखिएगा, राव बीरेंद्र सिंह। भाई आज हम जो है मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ ज़्यादा, इसकी बात करेंगे तो आप जो है सीधा मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ भाई, ठीक है। सामने स्क्रीन वाला सिस्टम मेरे को केवल
दिखाई दे रहा है कि भाई जैसा कैमरे में है तो उसी सेम तरीके से एक यहाँ सामने स्क्रीन है उसके ऊपर क्या देख पा रहा हूँ मैं केवल अपने आप को ही कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना। चलो, तो विशाल हरियाणा पार्टी की जब हम बात करें तो इसको आप याद रखेगा। तो ये इनके द्वारा पार्टी बनाई गई और ये क्या थे राव वीरेंद्र सिंह, ये हमारे प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी थे। पहले गैर कांग्रेसी सीएम की जब हम बात करेंगे तो गैर कांग्रेसी सीएम उसकी जब आपसे पूछे तो वो भी किन का नाम आता है, राव वीरेंद्र सिंह का। अभी हाल ही में न्यूज़ में क्या थे, अभी हाल ही में इनके नाम से गुरुग्राम में, इनके नाम से गुरुग्राम में एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। गुरुग्राम में स्टेडियम जो है वो स्थापित किया गया है इन्हीं के नाम से। एक स्टेडियम स्थापित किया गया है, इनके नाम से स्थापित किया गया है भाई। तो उसकी जब हम बात करेंगे तो वो गुड़गांव में किया गया है। इन्हीं के नाम से जो है अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति साहब ने डाक टिकट जारी की है, इनके नाम से डाक टिकट जारी की है कि इनके नाम से डाक टिकट जारी की है तो बोलेंगे राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर। गुड़गांव क्यों जिक्र किया, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं हम किससे मानेंगे, राव इंद्रजीत सिंह से। और राव इंद्रजीत सिंह की जब आपको पता ही है, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह कहाँ के, बिल्कुल जी गुरुग्राम से एमपी हैं। और वर्तमान में जो एमपी हैं उनमें 10 एमपी हैं, मतलब लोकसभा वाले। राज्यसभा में भी होते हैं ना 5 एमपी। तो इन 10 में ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा बार क्या बने हो, एमएलए एमपी बने हो। इस वर्तमान में जितने भी एमपी हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सर्वाधिक 5वीं बारी है वे फिलहाल एमपी बने हुए राव इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम से एमपी की बात करेंगे तो इनका नाम लिया जाता है, इनको थोड़ा सा ये याद रखिएगा आप। तो राव वीरेंद्र सिंह प्रदेश के पहले निर्वाचित सीएम। रेवाड़ी बना 1989 में, 1989 में इसके साथ और भी 3 जिले बने थे। इसके साथ हम बात करेंगे तो कैथल बना था, इसके साथ यमुनानगर बना था, इसके साथ पानीपत बना था। वो एक अलग बात है कि पानीपत को दोबारा से जो है वापस मिला दिया गया और फिर 2 साल बाद फिर दोबारा से फिर बन गया, ठीक है। तो ये रेवाड़ी की बात करेंगे तो इसका नाम लिया जाता है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। उसी प्रकार ऐसे ही फेमस एक व्यक्ति हैं जिनको आप हेमू के नाम से जानते हैं, जिनको आप हेमचंद्र के नाम से जानते हैं, हेमू हेमचंद्र। ये हेमचंद्र की बात करेंगे तो ये ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा आखिरी हिंदू शासक। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले की जब हम बात करें, गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक की जब हम बात करें तो किन का नाम आता है, आखिरी हिंदू शासक। उसकी जब हम बात करेंगे तो इसका नाम लेते हैं आप, ठीक है। तो ये हेमचंद्र की बात करेंगे तो ये हेमू, इन्होंने जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इन्होंने किसकी उपाधि धारण करी थी, विक्रमादित्य की। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी, विक्रमादित्य की उपाधि इनके द्वारा जो है धारण करी गई, ठीक है। इनके पिताजी की जब हम बात करेंगे तो इनके पिताजी नमक के व्यापारी थे। नमक के व्यापारी की जब हम बात करेंगे कौन थे, इनके पिताजी दूसर जाति से संबंध रखते थे। बनियों की एक जाति है ये बनियों से इनका संबंध मानते हैं और उससे संबंध मानते थे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पिताजी की। पिता जो हैं वो नमक के व्यापारी थे और दूसर जाति, और इनका सीधा सीधा संबंध आप किससे मानेंगे, बनियों से इसका संबंध मानेंगे, जो एक नमक के व्यापारी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा, बिल्कुल सही बोले। फिर यहाँ की बात करूँगा तो ये हेमू की हवेली कहाँ पर है, हेमू की हवेली की जब हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर पड़ती है, तो हेमू की हवेली आपको पड़ेगी तो वो पड़ेगी कुतुबपुर नामक जगह पर। कुतुबपुर जो है में जब हम बात करेंगे तो ये हवेली पड़ेगी रेवाड़ी में ही। कुतुबपुर गांव की बात करेंगे, रेवाड़ी में कुतुबपुर गांव है, वहाँ पर इनकी हवेली है। अब जब हेमू है कि हवेली भी है तो समाधि भी होगी कहीं। तो हेमू ने किसके साथ युद्ध लड़ा था, अकबर के साथ। तो अकबर के साथ जो है दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, आपको पता ही है। दूसरा पानीपत का युद्ध की जब हम बात करेंगे, दूसरा पानीपत का युद्ध की जब हम बात करेंगे तो वो लड़ा गया था 1556 में, ठीक है, 1556 में। एक बार सारे ये बताना कि ये तारीख क्या है इसकी, वो 5 अप्रैल है, 22 फलाना है, बताइए क्या है। तो 1556 में क्या हुआ भाई, हाँ, तो 1556 की बात करेंगे तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया तो हेमू इसमें हार गया भाई। हेमू का हारना ही है तो हेमू की हत्या हो गई, एक तरीके से हत्या हो गई। तो पानीपत का युद्ध है तो इसकी समाधि कहाँ पर होगी, पानीपत में। तो इसकी समाधि की जब बात करेंगे तो कहाँ पर हुई, तो हेमू की समाधि, हेमू की तो दरगाह थोड़ी होगी, हेमू की समाधि की जब बात करेंगे
तो वो कौन सी होने वाली है, तो वो पानीपत में होने वाली है। कहाँ पर भाई, अकबर के द्वारा जब हम बात करेंगे तो अकबर का दूसरा जो के साथ दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था, पहला तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, तीसरा जो है वो मराठी और अहमद अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। एक बार सदी से कमेंट करके ये बताइएगा सेशन कैसा चल रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लग रहा है कि हाँ गुरुजी बिल्कुल एक सही लहरों में हम चल रहे हैं, लहरों में आप बह रहे हैं, ठीक ठाक बह रहे हैं, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। साथ में सेशन को लाइक बटन जरूर दबा दें यदि आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। और हम ये सीरीज चला रखी है हमने, हम जिलेवार, जो आज पहली बार देख रहे हैं भाई, ये आज पहला दिन नहीं है, रेवाड़ी की बात कर रहे हैं जैसे आज कर रहे हैं हम, तो इससे पहले हम बहुत सारे ज़िले करा चुके हैं, 8 से 10 ज़िलों का नंबर आ चुका है। तो इसको जिस भी बच्चे को चाहिए कि हाँ गुरुजी बिल्कुल हमें और भी चाहिए तो ज़िले, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो अकबर के साथ ये युद्ध हुआ था दूसरा, तो जिसमें बैरम खां के संरक्षण में ये सारी घटना हुई थी, तो ये वही हेमू है भाई, ठीक है, बिल्कुल जी, ये वही हेमू की बात करेंगे तो इसका नाम आप लेते हैं। तो ये हेमचंद्र की बात करेंगे तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और इसकी जब बात करेंगे तो जो इसकी हवेली है, कोतुपुर की में जो हवेली है वो किस शैली में बनी हुई है, इसकी जब बात करेंगे तो किस शैली में बनी है, पुर्तगाली शैली में। किस शैली में, पुर्तगाली शैली में ये हवेली बनी हुई मानी जाती है। पुर्तगाली शैली की जब बात करेंगे तो उसमें ये हवेली जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जो एक तरीके से उस शैली में बनी मानी जाती है, याद रखना इसको। उसी प्रकार आपने नाम सुना होगा, एक इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है मीरपुर में, एक नाम सुना होगा आपने, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, उसकी जब हम बात करेंगे, और ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, मीरपुर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, मीरपुर। और मीरपुर कहाँ पड़ेगा, मीरपुर पड़ता है रेवाड़ी में। यहाँ पर जो है इनकी खंडपीठ भी बनाई हुई है, मतलब एक तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, जैसे हम खंडपीठों का जिक्र नहीं करते कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ये खंडपीठ है, उसमें ये खंडपीठ है, तो इस तरीके से जो है कहाँ पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये इनके नाम से, हेमू के नाम से, हेमचंद्र विक्रमादित्य की बात करते हैं, हेमचंद्र या हेमू की खंडपीठ, इस पर शोध करने के लिए, इस पर खंडपीठ की बात करते हैं तो जिस पर शोध करने के लिए एक खंडपीठ की स्थापना कर रखी है भाई। तो कहाँ पर कर रखी है, तो वो स्थापना की गई है, तो वो कहाँ पर की गई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में, रेवाड़ी। ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इसका मतलब याद हो गया होगा आपको कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मीरपुर में। पहले किसका जो है एक तरीके से ब्रांच होती थी, तो पहले ये ब्रांच होती थी किसकी, ये होती थी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की। अब इसका जिक्र आया तो एक और याद कर लो, यहाँ पर एक नाम सुना होगा आपने, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय सुना है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय सुना है, कहाँ है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इसके बारे में आप सुना होगा। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है शोध के लिए, क्षेत्रीय मतलब संस्थान एक तरीके से है इसका, और किसके लिए, शोध अनुसंधान करने के लिए, शोध के लिए कहाँ पर है, तो वो हम बोलेंगे रेवाड़ी में ही पड़ता है, बावल में, बावल रेवाड़ी, और रेवाड़ी बावल में हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है, इसकी तो पता ही है आपको, ये हिसार में पड़ती है। तो हिसार में इस यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय जो संस्थान है, शोध संस्थान, वो कहाँ पर है, बावल में। उसकी जब हम बात करेंगे तो कहाँ पर पड़ेगा, बावल, इसको आप बोलने वाला कहाँ पर पड़ेगा, तो बावल में ये शोध संस्थान आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हैं कहाँ पर पड़ेगा, बावल। जब इसी की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आप एक बार कमेंट करके बताना, भाई आपको बताना है, ये मैं नहीं बताने वाला। बावल जो है वो किस नेशनल हाईवे पर पड़ता है, नेशनल हाईवे जो है ये कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ता है, NH8 पर पड़ता है, NH10 पे पड़ता है, NH1 पे पड़ता है, या फिर मुंबई जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे पड़ेगा, किस पर पड़ेगा ये बताओ जल्दी से। मतलब दिल्ली जयपुर पर पड़ता है, तो दिल्ली जयपुर आजकल नाम थोड़ा सा चेंज हुआ था भाई, NH48 हो गया हो, NH8 हो गया हो, पहले था। या हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज की बात करेंगे तो अपने हरियाणा में तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH9 है, आपको पता ही है, ठीक है, बिल्कुल, जो दिल्ली से फाजिल्का जाता है, फाजिल्का तो पंजाब में है ना, तो वहाँ तक ये पहुँचता है। तो इसी प्रकार NH44 जो 1 का नाम 44 हो गया है अभी, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। तो यहाँ ये बावल जो है, ये इंडस्ट्रियल एरिया, बावल औद्योगिक क्षेत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस जगह पर आप इसको देखेंगे, तो ये एक बार मुझे बता देना भाई, यदि याद रह जाए तो ठीक है, ना याद रह जाए तो भी ठीक है।
तो इनको आप याद रखेंगे। चलो ठीक है, अगला आता है अभी हाल ही की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हरियाणा की जब बात करते हैं तो रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना, रेवाड़ी की बात करेंगे, रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? अहीर शासन की स्थापना की जब हम बात करेंगे, अहीर शासन की स्थापना किसने की? वैसे हमारे यहाँ हरियाणा में सर्वाधिक अहीर जाति के लोग जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं? रेवाड़ी में ही रहते हैं। तो उसमें किसका नाम आता है? नंदराम अहीर के नाम से इसको आप जानते हैं, उसको आप नंदराम अहीर। तो नंदराम अहीर को आप जानते हैं जिसने किसकी स्थापना करी थी? रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना करी थी, नंदराम अहीर ने इसकी स्थापना करी थी। उसी प्रकार एक धारूहेड़ा का संस्थापक भी ये है, धारूहेड़ा नाम सुना है? धारूहेड़ा, उसके संस्थापक की बात करेंगे तो भी किनका नाम आता है? तो भी इनका नाम आता है। और इन्होंने शासन की स्थापना, अहीर शासन की तो स्थापना करी है, जिन्होंने धारूहेड़ा की स्थापना तो करी है, इन्होंने अपने नाम से भी एक गांव की स्थापना करी है जिसकी बात करेंगे, जिसको आप नंदरामपुरा कहते हैं, जिसको नंदरामपुरा के नाम से जानते हैं। नंदरामपुरा के नाम से जो है वो एक गांव, वो भी किसने बसाया? वो भी नंदराम अहीर के ही काम है, नहीं क्या? तो इसने धारूहेड़ा बसाया, इसने अहीर शासन की स्थापना करी, इसने नंदरामपुरा की स्थापना करी है। तो ये सभी की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? नंदराम अहीर के नाम आप इसको मानेंगे। सेम उसी प्रकार एक नाम सुना होगा आपने, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई रानी की ड्योढ़ी की जब हम बात करेंगे तो वो भी रेवाड़ी में ही पड़ती है। तो इसको बनाने का श्रेय भी नंदराम को ही आप जोड़ते हैं। सेम उसी तरीके से आपने नाम सुना होगा कि कानोट का दरवाज़ा है, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर कानोट का दरवाज़ा आपसे पूछे, कानोट का दरवाज़ा, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये भी रेवाड़ी में ही पड़ता है और इस दरवाजे की स्थापना भी नंदराम अहीर के द्वारा की गई। तो नंदराम अहीर को याद रखेंगे आप। तो नंदराम अहीर ने रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना करी, नंदरामपुरा की स्थापना करी, धारूहेड़ा की स्थापना करी, रानी की ड्योढ़ी की को बनाने में इनका योगदान माना जाता है और कानोट का दरवाज़ा की स्थापना करने का श्रेय भी नंदराम अहीर के नाम ही आप डालते हैं। इन दोनों चारों चीज़ों को याद आप रख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पर राजा नाहर सिंह वन्य जीवन अभ्यारण्य, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य की जब हम बात करेंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य, राजा नाहर सिंह वन्य जीवन अभ्यारण्य की बात करते हैं तो वो कहाँ पर पड़ता है? तो वो रेवाड़ी में ही पड़ता है। ठीक है, तब ये जिक्र आया तो आपने नाम सुना होगा मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, यदि आए मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र की जब हम बात करेंगे, चिंकारा प्रजनन केंद्र, उसकी जब आपसे कोई पूछे तो वो प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ेगा तो उसका नाम भी आप क्या देने वाले होंगे? तो आप बोलते हैं झाबुआ में। कहाँ पर बोलते हैं? झाबुआ रेवाड़ी। झाबुआ रेवाड़ी की जब हम बात करेंगे तो जहाँ पर आपको मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र आपको देखने को मिलेगा और ये कहाँ पड़ता है? झाबुआ रेवाड़ी में पड़ता है। अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र आए तो यदि मान लो ये आ जाए कि पूछें कि बताइएगा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपको पता ही है ना, चिंकारा प्रजनन केंद्र, उसकी जब हम बात करते हैं तो उसका आंसर आप क्या दे रहे होंगे? चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो ये कहाँ पड़ता है? भिवानी में। भिवानी कैरू है ना, तो भिवानी में अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र है। मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र की जब बात करते हैं तो वो कहाँ पर पड़ता है? तो वो झाबुआ रेवाड़ी में इसको आप बोलने वाले होंगे। राजा नाहर सिंह के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको बल्लभगढ़ में दिखाई देंगी, फरीदाबाद में, लेकिन राजा नाहर सिंह के नाम से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पर ही दिखाई देती है। उसके पश्चात आप पूछे कि रेड मस्जिद कहाँ पर है? रेड मस्जिद, उसकी जब हम बात करेंगे तो वो आपको रेवाड़ी में दिखाई देती है। ठीक है, लाल मस्जिद और आती है एक, लाल मस्जिद की जब हम बात करते हैं तो वो हम कहाँ देखते हैं? तो वो आप रोहतक में भी देखते हैं किसी तरीके की लाल मस्जिद। ठीक है, तो वो दोनों का मतलब एक है, रेड लाल भी लिखा हो सकता है। ऑप्शन में जब दोनों आ जाए तो अब एग्जाम में डिपेंड करेगा कि वो लाल किसको मान रहा है, लेकिन इस वाले को हमेशा कोई देखा है जहाँ तक उसको रेड मस्जिद के नाम से आप ज़्यादा एक तरीके से उसको याद करते हैं। तो नाहर सिंह वन्यजीवन अभ्यारण्य, मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र या रेड मस्जिद, तीनों की बात करेंगे तो आपको रेवाड़ी में आपको दिखाई देता है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम बात करेंगे तो अपने यहाँ जो है राज्य का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान जो मीरपुर रेवाड़ी में स्थापित किया जा रहा है, आने वाले समय में होगा। और यहाँ का जो ये जो धारूहेड़ा की बात करेंगे और रेवाड़ी, ये यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं।
दोपहिया वाहनों के उत्पादन की जब हम बात करेंगे तो उसके वाहनों के उत्पादन में इनका नाम सबसे ऊपर आता है कि भाई हमारे हरियाणा में दोपहिया वाहन जो बनते हैं सर्वाधिक, तो उसमें किसका नाम कि हीरो मोटरसाइकिल का जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर पड़ती है, तो वो धारवाड़ में ही पड़ती है। क्या है? हीरो मोटरसाइकिल की बात करेंगे तो हीरो मोटरसाइकिल की जब हम बात करते हैं, हीरो मोटरसाइकिल उसकी जब आपसे पूछे तो इसका हीरो मोटरसाइकिल की बात करेंगे तो इसका ये कहाँ इसकी फैक्ट्री है, तो वो धारवाड़ में पड़ती है। और धारवाड़ पड़ता कहाँ पर है? रेवाड़ी में ही पड़ता है। नंदराम हीर ने इसकी स्थापना करी थी धारवाड़ की, आपको पता ही है। तो कोई आपसे पूछे कि दोपहिया वाहनों में सर्वाधिक उत्पादन में हरियाणा पहले नंबर पर है। ठीक है, दोपहिया वाहन कहाँ ज़्यादा बनते हैं, तो वो बनते हैं हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ बनते हैं? रेवाड़ी में। हरियाणा में कहाँ बनेंगे? रेवाड़ी मतलब धारवाड़। ठीक है, तो हीरो मोटरसाइकिल की बात करेंगे तो इनका नाम, धारवाड़ का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उसी प्रकार जब हम बात करेंगे तो इन्हीं का नाम आप लेने वाले हो कि भाई ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक सैनिक स्कूल भी आपको पता होगा। सैनिक स्कूल हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल, हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल की बात करेंगे तो दूसरा सैनिक स्कूल, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। सैनिक स्कूल की स्थापना उसकी जब हम बात करेंगे तो वो यहाँ पर हुई है। ठीक है, और इसकी जब हम बात करेंगे तो वो रेवाड़ी में है ना। पहला कौन सा था? पहला तो कुंजपुरा में था ना, पहला कुंजपुरा में था। और ये कब की बात है? 1961 की बात है। अभी हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है? उसके बाद झज्जर में। कहाँ? झज्जर में जगह का नाम है मातनेल। कहाँ पर है? झज्जर में मातनेल। उसके बाद अभी हाल ही में पंचकुला में भी स्थापित होगा, चौथा पंचकुला में। ठीक है, तो याद रखना, चौथा पंचकुला में स्थापित होगा। अभी देखते हैं पंचकुला में कब स्थापित होगा, घोषणा तो हो रखी है 2022-23 कुछ भी क्या लगाएंगे आप इसको। तो 3 जो हैं हमारे यहाँ, सबसे पहला नंबर कुंजपुरा का आता है, फिर उसके बाद जो है आप रेवाड़ी का नाम लेते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसी प्रकार एक नाम सुना होगा आपने, अल्हड़ बीकानेरी। नाम सुना, एक बंदे हैं अल्हड़ बीकानेरी, बड़े फेमस बंदे हैं ये। अल्हड़ बीकानेरी की बात करेंगे तो इनका संबंध भी रेवाड़ी से ही माना जाता है। बीकानेर गांव है, ये कवि हैं। ये अल्हड़ बीकानेरी एक कवि हैं और ये रेवाड़ी में बीकानेर गांव है एक। आप जब झज्जर से रेवाड़ी जाते हैं और टोल क्रॉस कर देते हैं और फिर आप टोल क्रॉस करते ही और फिर आप राइट साइड उतर जाते हैं, या तो आप 2 तरीके हैं आपको रेवाड़ी में अंदर घुसने के, आप बाईपास होते हुए और फिर आगे जाकर कट मारें, या फिर सीधा टोल क्रॉस करते ही फिर नीचे उतर जाएं, तो आप बीकानेर जो गांव है वहाँ होकर के आपको जाना पड़ेगा। मुझे भी कई बार आइडिया नहीं था कि जब न्यूज़पेपर का काम करते थे उस समय पर, अपना न्यूज़पेपर आता था करंट अफेयर का, तो उस समय पर हम क्या करते थे कि भाई कई बार फ़ोन आता, आगे जी आपका न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा? वहाँ कहाँ से बोल रहे हो? वहाँ जी बीकानेर से बोल रहे हैं। बीकानेर से बोल रहे हैं? हाँ भाई वहाँ नहीं मिलता। बीकानेर में सर नज़दीक कोई और शहर में मिलता हो? मखा आप बताओ आपके नज़दीक कौन सा शहर और हरियाणा में? तो जी रेवाड़ी है। अरे भाई रेवाड़ी में तो मिल जाएगा यार, रेवाड़ी और मखा बीकानेर कहाँ है और रेवाड़ी कहाँ? नीला जी हरियाणा में भी है एक बीकानेर। उस समय पर कभी गए नहीं थे रेवाड़ी, एक बहुत छोटा सा गांव था, कोई फेमस गांव भी नहीं था। आजकल तो आप सबको भी पता है कि कौन सा गांव किस तहसील में पड़ता है, कौन सा ये खंड कौन सी तहसील मतलब किस ज़िले में पड़ता है। अब तो सरकार ने आपको हरियाणा का अच्छा खासा ज्ञान करा दिया है कि किसने क्या बनवाया, कौन से आने की डोडी किसने बनवाई, ये सारा ज्ञान आप अभी तो आप रखते हैं। तो अल्हड़ बीकानेरी आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ की बात करते हैं, तो बिल्कुल जी यही। उसी प्रकार आपसे पूछे कि जब तहसील का जिक्र आया तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो अपने हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील आपसे पूछे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील की जब बात करते हैं तो लिंगानुपात वाली तहसील वो कौन सी है, तो उसका आंसर क्या देने वाले हो आप? वो कोसली है। कोसली जो तहसील है रेवाड़ी की, उसमें वो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अपने पास रखती है। सेक्स रेशियो में सबसे ऊपर आता है। किसी तहसील में इतना ज़्यादा लिंगानुपात हो तो उसकी जब हम बात करेंगे तो इसका आंसर आप ये देने वाले हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया है। उसी प्रकार आपसे पूछे नेक्स्ट आता है, यहाँ पर नदियों बहने की बात आएगी तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? यहाँ पर एक साहिबी नदी बहती है। यहाँ पर कौन सी नदी बहेगी? साहिबी। और भाई साहब साहिबी नदी का तो मतलब मुझे एक पता नहीं था कि ये साहिबी नदी है। गए बहुत बार ऊपर से, कौन सी, जब आप नजफगढ़ से और आप गुड़गांव आते हैं बीच रास्ते में वो कैंप है ना, कौन से CRPF कैंप है, कौन से हैं,
उसे निकलते ही वो गंदा नाला आता है, एक बड़ा अच्छा मतलब कुछ ज़्यादा ही गंदा है ना। तो उस गंदे नाले को देखा मैंने, तो एक दिन मैप में देख रहे थे कि भाई कितनी दूर रह गया है, और एक और भाई था मेरे साथ कि गुड़गांव कितनी दूर है। तो उसने देखा कि देखो जी साहिबी नदी के ऊपर से जा रहे हैं हम। मुखा ये साहिबी नदी है, मैं लगा यार यहाँ तक पहुँचती है साहिबी नदी। तो वो साहिबी नदी का पानी ऐसा कहा जाता है कि बारिश के मौसम में जब पानी ज़्यादा होता है तो वो साहिबी नदी का पानी कहाँ गिरता है, वो गिरता है यमुना नदी में। तो आप देख लेना यमुना नदी कितनी जो है एक तरीके से स्वच्छ है और साफ़ है। तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। यदि कोई नजफगढ़ से और गुड़गांव के बीच में कभी यात्रा करी हो आपने, तो बीच में जो एक पुल से होते हुए बसें जो आराम आराम से एक दूसरे के पास से ऐसे गुजरती हुई चलती हैं। आजकल तो नया पुल बन गया है बराबर में, लेकिन वो साहिबी नदी है। तो ये साहिबी नदी रेवाड़ी में डेफिनेटली बहती है और ये प्रमुख नदी मानी जाती है। यहाँ पर कोट कासिम एक जगह है रेवाड़ी में, कोट कासिम जगह है रेवाड़ी में, तो यहाँ वो प्रवेश करती है। कोट कासिम की बात करेंगे, रेवाड़ी में ये जगह प्रवेश करने की बात आती है, तो उसकी जब हम बात करेंगे तो कोट कासिम में ये प्रवेश करेगी। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एहसास अनुमान नहीं लगा कि यार ये साहिबी नदी इतनी साफ़ सुथरी हो सकती है। ठीक है, राजस्थान से आती हुई हमारे यहाँ पहुँचती है, लेकिन हमारे यहाँ उसका हाल इतना बुरा हो जाता है। वैसे ठीक है, आगे जाकर के आप इसको क्या कहते हैं कि ये कहाँ गिरती है, ये गिरती है नजफगढ़ झील में। ये नजफगढ़ झील की बात करेंगे तो वहाँ पर आकर के गिर जाती है। ठीक है, आखिरी स्टेशन होता है इसका, लेकिन वो आखिरी स्टेशन नहीं है। वो भी झील ऐसे नहीं है कि अच्छी खासी बड़ी हो चिल्का झील हो, ऐसा नहीं है। तो वो थोड़ा सा बारिश का पानी ज़्यादा हुआ तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, यमुना नदी में पहुँच जाएगी, और यमुना को वो साफ़ सुथरा कर देती है। मतलब गंदा नाला है यार, इससे ज़्यादा क्या है। क्लास आप बिल्कुल जी, रुकिएगा 4 मिनट। तो उसकी जब हम बात करेंगे तो ये साहिबी नदी, आपको पता है ना, इस साहिबी नदी का एक जो है सहायक नदी भी है। आप उसको इंदौरी नदी के नाम से जानते हैं आप इसको इंदौरी नदी। ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो इसका नाम आता है, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो आप इसका नाम लेते हैं। दक्षिणी हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है साहिबी। ठीक है, उत्तरी हरियाणा की बात करेंगे तो उसमें आप नाम लेते हैं घग्गर, मारकंडा, ठीक है, चितांग, सरस्वती। और ये सारी नदियां जो उत्तरी भारत की, वो सारी कहाँ पर मिलती हैं, वो सारी मिलती हैं घग्गर नदी में। आता है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है, तो वैसे तो वो सबसे पहले किस में मिलती है, सरस्वती में मिलती है, घग्गर नदी में नहीं मिलती। लेकिन ये सारी नदियाँ, मारकंडा और जो टांगरी, ये दोनों की बात करूँगा तो पहले सरस्वती में मिलती हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो HSLC के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, तो कि उन्होंने हमेशा ये दिया कि घग्गर नदी में मिलती है। घग्गर नदी जो आगे जाकर के हाकड़ा के नाम से बदल जाता है इसका नाम। और आपने पता है अपने हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला है, एक बार बताओ जल्दी से कि हाकड़ा संस्कृति का सबसे पहला अवशेष अपने हरियाणा में कहाँ मिला है। तो उसका नाम आप देंगे तो इसका नाम जो है वो आप बोलेंगे फतेहाबाद में। फतेहाबाद में जगह का नाम क्या है, उसकी जब हम बात करेंगे तो वो कुणाल नामक जगह है। सुनी होगी आपने कुणाल में राजसी मुकुट भी मिला है हमारे यहाँ, आपको पता होगा इसके बारे में। ये फतेहाबाद में पड़ता है। फतेहाबाद में और भी कोई हड़प्पा सभ्यता की कोई जो एक जगह मानी जाती है क्या, बनावली हो, राखीगढ़ी हो, मिताथल हो, कोई तो होगी। बिल्कुल जी, तो आप बनावली बोलते हैं, जहाँ से हमें क्या मिला है, जहाँ से हमें जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं, तो वो बनावली फतेहाबाद, वो फतेहाबाद जिसको हरियाणा का पिंक सिटी के नाम से जानते हैं आप, पता होगा आपको। उदयनगरी भी आप बोलते होंगे इसको, है ना। चलो, तो इस तरीके से ये आज का सेशन था। कैसा लगा आपको, बढ़िया लगा ना। बिल्कुल, यदि आप चाहते हैं कि भाई ये हरियाणा जी के आप इस तरीके से पढ़ें तो एक छोटा सा मैं आपको एक थोड़ा ज्ञान आपको देना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि भाई मतलब आप जो है इस हरियाणा जीके को और अच्छे से पढ़ें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये अड्डा 247 के नाम से एक जो है, आप इसको जब आप ऐसे क्लिक करते हैं तो आप स्टेट एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप हरियाणा जीके का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। और उसको जो आप HPSC HCS में जाते हैं तो सबसे पहला ही आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। ये हरियाणा जीके का बैच जो सबसे पहले दिखाई देगा। और आप इतने इससे भी ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि हम ये जिलेवार कर रहे हैं, वहाँ पर हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं, साथ साथ में मैं MCQs देने वाला हूँ, साथ साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो 25 में से 17-18 क्वेश्चन हूबहू, ऑप्शन भी चेंज नहीं होता, यूँ का यूँ आते हैं।
ठीक है, तो वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। करंट अफेयर भी इसमें आपको देने वाला हूँ, मतलब 50-60 क्लास में सब कुछ कवर हो जाएगा। ये 1999 नहीं पे करना पड़ेगा भाई, आपको इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे, नहीं बिल्कुल जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेरा कोड है छोटा सा, उसको बोलते हैं 73, मतलब क्या बोलेंगे 737। इसको जब अप्लाई करते हैं तो ये केवल 459 रुपये का हो जाता है। और 459 रुपये कोई बड़ी माया तो होती नहीं, बहुत छोटी माया है ना। बिल्कुल जी, आपको इतना भी पे करना नहीं पड़ना, ये भी नहीं करना भाई, बिल्कुल नहीं करना है। 459 रुपये नहीं देने हैं। कौन कह रहा है इतने रुपए देने हैं, बिल्कुल भी कोई नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ यदि आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो ये केवल 439 रुपये में मिल जाएगा। मतलब रोज़ देने पड़ेंगे आपको 1 रुपया 20 पैसे। क्या आप रोज़ 1 रुपया लगा सकते हैं डेली? मतलब 12 महीने का ही बैच है, 12 महीने में आप जो है 1 रुपया 20 पैसा। और हमारे हरियाणा के पेपर में आपको पता होगा 100 में से 25 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके के आती है और सबसे बड़ा पोर्शन होता है। इसमें से मैं कह रहा हूँ 25 में से 24 नंबर आना चाहिए, 23 नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये बैच एक बार आप ले लीजिएगा, एक बार आखिरी बार। मैं अगली बार भी कोई बैच शुरू करूँ ना हरियाणा जीके का तो भी नहीं लेना पड़ेगा आपको। कभी आप सोचे कि फिर, क्योंकि ये तो होते रहेंगे, लेकिन आखिरी बार किसी का हरियाणा जीके का बैच ले रहे होंगे आप। इतना डिटेल से मैं आपको देने वाला हूँ, पहले भी हो चुका है ऐप पे, लेकिन ये इसमें और ज़्यादा चीज़ें मैंने जोड़ने की कोशिश करी है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।